दोस्तों नमस्कार। 26 अक्टूबर 2022 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल और नेशनल आज हम लोग कवर करेंगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इससे क्या पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, इंडिया और यूके के रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। नेशनल लेवल पे पॉलिटी में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% रिजर्वेशन की, जिसमें जस्टिस ललित नवंबर फर्स्ट वीक के अराउंड रिटायर होने वाले हैं। तो इसकी जजमेंट उससे पहले आ जानी चाहिए। 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। दिल्ली सिटी में इस बार पॉल्यूशन दीपावली के बाद कम रहा है पिछले ईयर्स की के रिलेशन में, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ है ये सब भी हम लोग देखेंगे। एंड थर्ड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। दो आइडल्स मिले हैं जो तमिलनाडु से चोरी हुए थे और यूएस में उन्हें ट्रेस किया गया है। वो चोला एरा के ब्रांज आइडल्स हैं। और दूसरी न्यूज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल 50% कंप्लीट हो चुका है और श्राइन ओपन हो जाएगी राम नवमी जनवरी 2024 को। इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन रूटेड है एग्रीकल्चर में, ये इम्पॉर्टेंट है। और इंडियाज़ का जो एक्सपोर्ट है चाइना को, दैट इज़ ग्रोइंग। एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आते हैं हम लोग इसको देखते हैं कि जो सुनक ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को समझना होगा। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में इंग्लैंड के अलावा भी वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड शामिल है। और ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हम देखें तो एक नेशनल लेवल पे हम लोग देख सकते हैं नेशनल पार्लियामेंट, जिसमें वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। 650 सीट्स है एमपीज़ की, 650 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। तो 650 अगर टोटल सीट है तो मेजॉरिटी के लिए 326 चाहिए। तो डिफरेंट पार्टीज़ है वहाँ पे, जैसे ग्रीन है, लेबर सोशलिस्ट पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट है और कंजर्वेटिव है। हमने एक लाइन पे इसको शो किया है। तो अगर आप देखो तो लिबरल डेमोक्रेट्स जो रेड में लिखा हुआ है ये एकदम बीच में है, मतलब हमने इनको बीच में रखा है, जस्ट लाइक न्यूट्रल कंडीशन। ओके, और इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट विंग वाले हैं और राइट साइड में राइट विंग वाले हैं, राइट। तो लेफ़्ट साइड में जैसे लेबर सोशलिस्ट हैं तो वो लेफ़्ट आइडियोलॉजी के हैं, और ग्रीन वाले और ज़्यादा लेफ़्ट आइडियोलॉजी के हैं। और लिबरल के बाद में देखो कंजर्वेटिव पार्टी वाले, तो ये राइट विंग के हैं। और यूके आईपी यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, ये बेसिकली और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की राइट विंग है। इसके अलावा नेशनल पार्टीज़ हैं। नेशनल पार्टीज मीन्स इंग्लैंड के अलावा हमारे पास वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नदर्न आयरलैंड है। तो इन सब से जो नेशनल पार्टीज़ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी इलेक्शन लड़ते हैं जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप, इंडिया जिस तरह से इंडिया में इलेक्शन होता है वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्शन होता है। दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन और या बाई इलेक्शन। ओके, तो इस लास्ट इलेक्शन जो हुआ था वो 12 दिसंबर 2019 को हुआ था। 365 सीट्स कंजर्वेटिव ने जीती थी। और सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सीट्स थी लेबर सोशलिस्ट की, 203। तो वो एक तरह से मेन अपोजिशन थे। और ग्रीन की एक सीट थी, तो ये बहुत ही कम नंबर में थे। तो अगर आप देखो तो इन सब का इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। यूके आईपी जो यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी है, इसका क्या उद्देश्य था कि इंडिपेंडेंट रहे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट रहे मतलब ये यूनाइटेड नेशन से ब्रिटेन एग्ज़िट कर जाए, इनका ये गोल था। तो उस समय क्या किया कराया गया, एक रेफरेंडम कराया गया। और 50 रेफरेंडम में क्या हुआ, लगभग लगभग बराबर रेफरेंडम में निकल के आया कि ब्रिटेन को एग्ज़िट कर देना चाहिए यूएन से, यूनाइटेड नेशन से। तो उसके नंबर कुछ ज़्यादा थे,
ज़्यादा लोगों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन से ब्रिटेन को एग्जिट कर देना चाहिए। तो ब्रेग्जिट का कॉन्सेप्ट आया, मतलब ब्रिटेन एग्जिट कर गया यूनाइटेड नेशन से। तो अब 12 दिसंबर 2019 को होने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी जीतती है। उसके लीडर होते हैं बोरिस जॉनसन, और वो 2019 से 22 तक पीएम रहते हैं। उसके बाद डिफरेंट कोविड पैंडमिक और ये सब दिक्कतें आई और इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई। तो लिज ट्रस बनी पीएम। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी इकोनॉमिक चैलेंजेस को, तो ऋषि सुनक को पीएम बनाया गया। बट इनके सामने वही सारे चैलेंजेस जो लिज ट्रस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई थी, वही सारे चैलेंजेस हैं। जैसे इकोनॉमिक मेस को सॉल्व करना, हाई इन्फ्लेशन है, 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है यूके में, फूड प्राइसेस बहुत हाई है, एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई है। सेकेंड थिंग इज़ रिलेटेड टू पार्टी यूनिटी, मतलब पार्टी में भी यूनिटी नहीं है, यूनानी में से अप्रोच नहीं है, तो पार्टी में यूनिटी लाना। और थर्ड थिंग इज़ रिलेटेड टू इमाइग्रेशन इलीगल इमाइग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए इनकी पॉलिसीज़ क्या रहती है। नेक्स्ट चैलेंजेस रिलेटेड टू स्ट्राइक्स, जैसे रेल वर्कर्स, डिफरेंट वर्कर्स स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो उनके साथ ये कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं। और लास्ट चैलेंज इज़ डिफेंस स्पेंडिंग। इस समय आप जानते हो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो यूक्रेन को सपोर्ट करने में, डिफेंस सपोर्ट करने में तमाम पैसे लगेंगे, तो वो डिफेंस स्पेंडिंग को कैसे ये ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं इनके लिए, ऋषि सुनक के लिए। तो आप ये समझ गए कि इसमें और ब्रेग्जिट ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे इनको। तो इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए एडिटोरियल भी आज द हिंदू में है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एडिटोरियल है शॉर्ट और लॉन्ग स्टे ब्रेग्जिट ब्रिटेन्स चैलेंजेस रिमेन, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो सुनक ब्रिटेन के पीएम बन चुके हैं और ये सारी चैलेंजेस इनको फेस करने होंगे। तो इन चैलेंजेस को ये कैसे फेस करते हैं आने वाले दिनों में हम लोगों को देखना होगा, और उसका इंडिया पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है साइक्लोन से रिलेटेड है, और साइक्लोन सित्रंग, इसका नाम सित्रंग रखा गया है। तो साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मानसून के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो साउथ वेस्ट मानसून का जो ऑनसेट होता है वो लगभग मई में होता है, और ये मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर मिड तक ये जाता है लगभग। उसके बाद में नवंबर मिड से स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड आता है अक्टूबर नवंबर, जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, अक्टूबर नवंबर, और इधर देखो तो अप्रैल मई, ये दो ट्रांजिशन जोन हैं, दो मंथ के। तो एक तो जो अप्रैल मई है वो प्री मानसून मंथ्स है, और जो अक्टूबर नवंबर है ये पोस्ट मानसून मंथ्स है। तो इन दोनों में ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकता है वे ऑफ बंगाल में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो इसकी कंडीशन क्या है, एरिया 5 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये ओरिजिनेट होगा, और इंक्लोज्ड वाटर बॉडी होनी चाहिए, और सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या इसके बराबर होना चाहिए। लो प्रेशर फार्मेशन होना चाहिए एट द सेंटर, ताकि रिंग फार्मेशन हो सके, और वो साइक्लोन डेवलप हो सके, और वो फिर प्रोसीड करेगा इंडियन कोस्ट की तरफ, बांग्लादेश की कोस्ट की तरफ। ओके, और इसकी एज होती है 48 टू 72 आवर्स, रेडियस ऑफ विंड 100 टू 125 किलोमीटर, और विंड वेलोसिटी होती है 100 टू 150 किलोमीटर पर आवर। सेंटर में एक आई होती है, वो बिल्कुल काम जोन होता है, इनका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है या नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पाइरल शेप में ये आगे बढ़ता है, मोर स्ट्रांग होता है सी में, इंक्लोज्ड सी में, और ये धीरे धीरे कोस्ट पे जाता है, और कोस्ट पे इसका इन्फ्लुएंस होता है। कोस्ट से फर्दर आगे बढ़ते समय ये वीक होता जाता है लैंड पे।
ओके, तो ये मैंने एरो से शो किया हुआ है। और नदर्न हेमीस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है साइक्लोन, लो प्रेशर सेंटर पे हमेशा होगा। और सदर्न हेमीस्फेयर में क्लॉकवाइज में होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। सेकेंड थिंग आपको इसके बारे में ये समझना है कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है। साइक्लोन की नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। पहली बात तो नेमिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि ये शार्ट होने चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ताकि ये बेटर वे में कम्युनिकेट किया जा सके ड्यूरिंग डिजास्टर। और नेम्स न्यू होने चाहिए, मतलब उसे रिपीट नहीं करना है। और मैक्सिमम 8 लेटर्स होना चाहिए। और जो भी मेंबर कंट्रीज़ है इंडियन ओशियन से, सपोज इंडियन ओशियन से रिलेटेड साइक्लोन की नेमिंग की जा रही है, तो इंडियन ओशियन के अराउंड जितने भी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ पे जितनी भी कंट्रीज़ पे इफ़ेक्ट इसका पड़ रहा है, वो सारी कंट्रीज़ नेम सजेस्ट करेगी। बट वो नेम किसी भी कंट्री के लिए ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए, वो बहुत ही शार्ट होने चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस कर सकें, ऐसे नेम उनको सजेस्ट किया करने को कहा जाता है। अगर पहले हम इससे पहले देख लेते हैं कि रीजनल नेम्स, ट्रॉपिकल रीजन में जो भी डिस्टरबेंसेस होते हैं उनका रीजनल नेम कैसे दिया जाता है। तो ये चूँकि साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं सी में ओरिजिनेट होते हैं, तो रीजन्स के हिसाब से हम उनकी नेमिंग करते हैं। तो इंडियन ओशियन में जो भी साइक्लोन ओरिजिनेट होगा उसका नाम हम साइक्लोन रखेंगे। एटलांटिक ओशियन में उसे हरिकेन्स बोलते हैं। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में या साउथ चाइना सी के अराउंड टाइफून्स बोलते हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उसे विलीविलीज बोलते हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन नेमिंग कैसे करते हैं। जो हमारा इंडियन ओशियन में नेमिंग है उस पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सितंबर 2004 में 8 कंट्रीज़ थी, उनसे कहा गया कि आप 8 नाम सजेस्ट करो। तो 8 कंट्रीज़ अगर 8 नेम सजेस्ट करेगी तो 64 नेम्स आ जाएंगे। वो 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? सो इंडियन एशियन के अराउंड ही ये सारी कंट्रीज़ है। तो इसमें देखेंगे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये सारी कंट्रीज़ ने 8 नाम सजेस्ट किया, तो 64 नेम्स आ गए। अब देखो हमने कंट्रीज जो है फर्स्ट कॉलम में लिया है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। और बांग्लादेश ने देखो 8 नेम दिए, जैसे ओरिल, ओके, देन सेकेंड नेम उन्होंने दिए, थर्ड नेम, ऐसे ऐसे 8 नेम दिए। इंडिया ने अग्नि, आकाश, बिजली, जल, ऐसे ऐसे करके उन्होंने भी 8 नाम दिया दूसरी रो में। थर्ड रो में मालदीव ने दिया, फोर्थ रो में ऐसे ऐसे। तो लिस्ट फर्स्ट जो बनी कॉलम में, लिस्ट फर्स्ट वाले, लिस्ट 1 वाले कॉलम में इतने सारे नेम है। तो पहला नेम जो पहला साइक्लोन आएगा वो ओरिल, देन सेकेंड नेम अग्नि, इंडिया ने जो सजेस्ट किया हुआ आएगा। फिर थर्ड नेम मालदीव द्वारा सजेस्टेड, देन म्यांमार द्वारा सजेस्टेड नेम आएगा प्यार, देन ओमान द्वारा सजेस्टेड नेम बाज आएगा। ऐसे ऐसे सारे नेम्स आएंगे। अब अगर इस टेबल में लास्ट नाम देखो तो वो है एम्फॉन। और एम्फॉन साइक्लोन आया और 2019 में ये लिस्ट एग्जॉस्ट कर गई। तो लिस्ट एग्जॉस्ट कर गई, लास्ट नेम था एम्फॉन। तो इसके फिर उसके बाद 2019 में लिस्ट ये एग्जॉस्ट कर गई, तब फिर 13 कंट्रीज़ को और अब 5 कंट्रीज़ को और इंक्लूड किया गया और कहा गया 13 कंट्रीज से कि 13 नेम्स आप लोग 13 नेम्स दो। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 160 नेम्स आ गए। तो 1 मेंबर कंट्रीज उसमें ब्रिटिश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड यमन। तो ये 13 कंट्रीज़ ने नेम सजेस्ट किए, 13 नेम। तो ऐसे आप देखोगे ऐसे आप देखोगे तो फर्स्ट बांग्लादेश ने 13 नेम सजेस्ट किए, तो नेम 13 तक जाएगा। ओके, एंड देन ऐसे इंडिया ने सजेस्ट किया, तो वो इंडिया का नेम 13 नेम इंडिया ने सजेस्ट किया। ऐसे ईरान ने सजेस्ट किया। अब हम देखते हैं जो नेम वन वाला कॉलम है वो सब। तो इससे पहले जो आया था यहाँ पे रेड कलर में देखिए, थाईलैंड ने सजेस्ट किया। इससे पहले जो आया था श्रीलंका ने सजेस्ट किया था, वो 8 मई को आया था, उसे आशानी। उससे पहले जावाद, सऊदी अरेबिया के द्वारा सजेस्टेड नेम आया था।
तो इस अब आसानी चूँकि 8 मई को आ चुका, तो जो नेक्स्ट आएगा तो वो देखो थाईलैंड के सामने, जिसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, उसका नाम क्या होना चाहिए, सित्रंग होना चाहिए। इसीलिए इस साइक्लोन का नाम सित्रंग साइक्लोन है। अब जो नेक्स्ट आएगा उसके अब फिर जो साइक्लोन आएगा तो उसका जो नेमिंग होगा वो यूनाइटेड यूएई द्वारा सजेस्टेड नेम मैंडोस होगा। ठीक है, तो ये हम प्रायर जान सकते हैं कि क्या नाम होगा साइक्लोन का। तो ये नेमिंग समझ में आ गया, सित्रंग साइक्लोन। अब सित्रंग साइक्लोन अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पर देखो तो अरेबियन सी इंक्लोज्ड है, 3 साइड्स से इंक्लोज्ड सी है। तो एक वन साइड में आप देखोगे तो इंडिया है, और दूसरी साइड में म्यांमार है, और बांग्लादेश है। और ये तीनों साइड में 3 साइड्स से एक इंक्लोज्ड सी है। तो और 27 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा है या इसके बराबर है, तो यहाँ से साइक्लोन ओरिजिनेट होता है। ये लो प्रेशर जोन है और वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा इंडियन कोस्ट की तरफ, इंडियन ईस्ट कोस्ट की तरफ, एंड टूवर्ड्स द कोस्टल रीजन ऑफ द बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो इंडियन कोस्ट में ही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर से और कायदे से समझ सकते हो। अब जब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन ओरिजिनेट किया, तो ये साइक्लोन अब कहाँ कहाँ मूव करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए इंडियन कोस्ट पे स्ट्राइक करेगा। बांग्लादेश कोस्ट पे स्ट्राइक किया हुआ है, इस समय बांग्लादेश पे स्ट्राइक किया हुआ और बहुत ज़्यादा तबाही मचाया है। और इस साइक्लोन ने अब बांग्लादेश के आसपास की जो कंट्रीज़ है वो देखो तो आसाम, मेघालय है, और मेघालय से ऊपर असम है। तो इन सब में, और त्रिपुरा और मिज़ोरम है, एंड इसके अराउंड इधर देखो, अगर इस वेस्टर्न साइड में तो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है, अगर बहुत ज़्यादा खतरा है तो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है, कोस्टल स्टेट्स में। और फिर नेक्स्ट टू दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो 4 स्टेट हैं उनको रेड अलर्ट जारी किया गया है, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा। और जगह पे भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। अब चूँकि वेस्ट बंगाल में इसका इफ़ेक्ट होगा तो बिहार में भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, और बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहाँ पे भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बाद जाते जाते ये साइक्लोन वीक हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड दिस स्पेशल नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, ये आपको बहुत ज़रूरी था समझना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये देखिए मैप है, मैप से भी और अच्छी तरह से देख सकते हो। ये बे ऑफ बंगाल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ और फिर ये बांग्लादेश को हिट कर चुका है। तो इसके सराउंडिंग में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखो तो कौन कौन सी कंट्रीज़ दिखाई दे रही है बांग्लादेश के आसपास, मेघालय दिखाई दे रहा है, और त्रिपुरा, मिज़ोरम दिखाई दे रहा है, और मेघालय के बगल में असम दिखाई दे रहा है। तो इन सब स्टेट्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ईस्ट बांग्लादेश के वेस्टर्न साइड में देखो, ईस्टर्न बांग्लादेश के वेस्टर्न साइड में देखो तो वेस्ट बंगाल है, उसके वेस्टर्न में देखो, उसके इधर नीचे देखो तो आप उड़ीसा है। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा भी इंडिया में स्पेशली बहुत हिट हो सकते हैं इस साइक्लोन के द्वारा। और उसके बाद अदर स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी अलर्ट कर दिया गया है। इसका कुछ इफ़ेक्ट महाराष्ट्र तक भी पहुंच सकता है। ओके, और बिहार और झारखंड में भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये नियर बाई है वेस्ट बंगाल के। ओके, उसके बाद ये जाते जाते और वीक हो जाएगा, तो इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दीज आर द करेंट अफेयर्स न्यूज़। अब हम आते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो बची रह गई है। दिल्ली सिटी ब्रीथ्स इट्स क्लीनेस्ट पोस्ट दीपावली एयर इन 8 ईयर्स। 8 साल में दिल्ली सिटी सबसे क्लीनेस्ट एयर है पोस्ट दीपावली। वो क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण है। एयर को कैसे मेजर करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पर्टिकुलेट मैटर। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जो पिछली दिवाली पड़ी थी वो लेट में पड़ी थी, मतलब और ठंडी होने लगी थी। इस बार दीपावली जल्दी पड़ गई, जल्दी पड़ गई मतलब अभी टेम्परेचर बहुत कम नहीं हुआ है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेरेटिवली कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या है
कि एयर जो जिसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, वो एयर टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो राइज करेंगे ज़्यादा हाइट तक इन्वायरमेंट में और डिस्पर्ज कर जाएंगे। डिस्पर्ज करने से, ज़्यादा हाइट पे डिस्पर्ज करने से क्या होगा कि उनका सरफेस पे जो एक्यूमुलेशन है पॉल्यूटेंट्स का वो कम होगा, और लेवल ऑफ पॉल्यूशन कम होगा। तो दिस इज़ द रीज़न, because temperature this year in the Deepavali is higher than last year. Okay, so temperature जो ज़्यादा है इसका इफ़ेक्ट हमें कम पॉल्यूशन के रूप में देखने को मिला है। सो दिस इज़ द न्यूज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। और चोला किंगडम से 2 आइडल्स स्टोल किए गए, चोरी किए गए थे तमिलनाडु, और उसे उसकी स्मगलिंग की गई कहाँ पे, यूएस में। उनको रिकवर किया गया है और 50% कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल का कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे श्राइन जनवरी 2024 रामनवमी तक ओपन होने की संभावना है। और रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ में अगर हम देखें, और इसका रूट जो है एग्रीकल्चर में है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से बहुत कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं, रूटेड इन एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में कुछ और आर्टिकल्स भी आएगी फ्यूचर में, अभी तो इस पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। और इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना ग्रोइंग फास्टर दैन इनबाउंड शिपमेंट्स। इंडियाज़ का एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है, बट अभी इस पे जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो आने बाकी हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है वो, दो विराट कोहली एंड हरमनप्रीत को जो है इंडिया का कैप्टन नियुक्त किया गया है मेंस हॉकी टीम का। ओके, तो एंड जो एडिटोरियल है, स्पेशली शॉर्ट और लॉन्ग स्टे ब्रेग्जिट ब्रिटेन्स चैलेंजेस रिमेंस। देखिए इस एडिटोरियल में स्पेशली क्या बताया गया है कि ब्रिटेन जब यूएन से एग्ज़िट कर जाता है तो उसे फिर ट्रेड के लिए, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर पहले जो ट्रेड करता था, अब उसे फॉरवर्ड लुक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रह गए ट्रेड को डेवलप करने के लिए। तो फिर वो पूरे वर्ल्ड की तरफ देखने लगता है। तो इस तरह से इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है। तो मोदी जी ने इस बात को, जो बोरिस जॉनसन थे उनके साथ जो डील हुई थी, उसके बारे में भी जो है उनको बधाई देते हुए मोदी ने कहा है कि हमें रोड मैप 2030 पे काम करना चाहिए। मतलब ये दिस इज़ रिलेटेड टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों को फ़ायदा होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा और ब्रिटेन को भी फ़ायदा होगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रोड मैप 2030 पे दोनों कंट्रीज़ काम करेगी। और जयशंकर ने बाईलैटरल रिलेशंस पे बातचीत भी की अपने ब्रिटेन काउंटर पार्ट से, ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी से, और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूज़ ऑफ द डे 26 अक्टूबर 2022। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और फिर हम कल मिलेंगे कल के न्यूज़ एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।